हाँ बच्चों, नमस्ते। हाँ, हाँ जी सर, हम जो आपको भारतीय थे मध्यकालीन भारतीय भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बता रहे थे। हमने 3 भाग जो आपको बताए हैं। अब अगला जो भाग है उसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत कालीन कुछ ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ा है, और अब जो हमने बाद में मुगल साम्राज्य के मुगल कालीन भारत के स्रोत के बारे में पढ़ा, जिस हम तुजू के बाबरी हुमायूंनामा जैसे उसके और तज़किरात उल वाक़ियात के बारे में पढ़ा। आज हम आपको बताएंगे तारीख़ शेर शाही, जिसको तोहफ़ात अकबर शाही भी कहा जाता है। इसके लेखक का नाम है अब्बास खां सारवानी। ये जो ग्रंथ है, अब्बास खां सारवानी ने इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश पर अकबर के शासनकाल में की थी। अब्बास खां सारवानी जो था वो शेरशाह सूरी का समकालीन था। शेरशाह के पारिवारिक शेरशाह सूरी से उसके पारिवारिक संबंध थे, क्योंकि उसका पिता शेख सारवानी और उसके अनेकों संबंधी जो थे वो शेरशाह सूरी के दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किए गए थे। इसलिए लेखक को शेरशाह के कार्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खां सारवानी के द्वारा लिखा गया तारीख़ शेर शाही है। इस ग्रंथ में उसने शेरशाह के जन्म, उसके प्रारंभिक जीवन और उसके द्वारा किए गए संघर्ष, हुमायूं के साथ शेरशाह का सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ है और उस संघर्ष में हुमायूं का जो पराजित किया है और उसे भागना पड़ा है, वो सारी बातें। इसके बाद प्रशासनिक कार्य, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कार्यों के बारे में इसने बताया है। अब्बास खां के इस ग्रंथ से ही हमें पता चलता है कि शेर खां की उपाधि कैसे फरीद को मिली थी। फरीद जो है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम है, और उसको क्योंकि उसको जो है बिहार के शासक बहार खां के साथ वो एक बार वो घूमने जा रहा था जंगल की तरफ, तो रास्ते में एक जो है चीता मिल गया था, शेर मिल गया था, और इस शेर को इसने बिना अस्त्र शस्त्र के मतलब सामना किया था, और शेरशाह ने उसको मार डाला था। इसलिए शेर को मार डालने से इसका नाम शेर खां पड़ा था। ठीक है, ये शेरशाह ने उसको बहार खां ने उसको उपाधि दी थी शेर खां की। अब जो है अब्बास खां, जिसे हमको अब्बास खां के इस ग्रंथ से हमें ये भी ज्ञात होता है कि शेर खां ने कुछ समय बाबर के सेना में भी रहा था, और बाबर हमेशा कहता था कि एक दिन ये पठान लड़का जो है बहुत आगे निकल जाएगा। वो हमेशा उसकी वीरता से और उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी योग्यता, इससे वो प्रभावित था। तो वो हमेशा यही कहता था, और मुगलों के साथ रहते हुए उसने सेना के सैन्य व्यवस्था के बारे में उसने सीखा था। मुगल सरदारों के चरित्र, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में शेर शाह ने सीखा था। तो ये सारी बातें उसमें अपने इस ग्रंथ में अब्बास खां ने लिखी है। तारीख़ शेरशाही से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि वो बड़ा न्यायप्रिय शासक था। धर्म को वो अपने सत्ता में धर्म को ज़्यादा जगह नहीं दी थी, वो दूर रखता था। सैन्य व्यवस्था
जो है उसके बारे में उसने लिखा है कि शेरशाह सूरी की सेना जो है बहुत ही विशाल थी और स्थायी थी। उसके पास जो है 1.5 लाख से ऊपर जो है घुड़सवार थे, 25,000 पैदल सैनिक थे और 5,000 हाथियों की सेना थी। सैन्य शेरशाह ने घोड़ों के दाग लगाने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा को वापस शुरू किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने कभी रखा था। अब जो है शेरशाह की सूरी के समय की राजस्व व्यवस्था जो थी उसके बारे में भी उसे ये इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि राजा टोडरमल था जो पहले एक वो अर्थशास्त्री था जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में राजस्व मतलब भूमि का बंदोबस्त किया था। बाद में फिर वो अकबर के समय में अकबर के शासनकाल में रहा और उसके दरबारी नवरत्नों में भी शामिल हो गया राजा टोडरमल। शेरशाह सूरी के समय के शेरशाह सूरी की कृषकों का हितैषी था और खेती किसानों के पक्ष में हमेशा वो अच्छा सोचता था। तो उसके बारे में भी हमें ये जानकारी इसके ग्रंथ से मिलती है। तारीख शेरशाही में शेरशाह सूरी के प्रजाहित संबंधित कार्यों जैसे कि यात्रियों के लिए सुविधा के लिए मार्गों में उसने सराय बनाई थी, डाक व्यवस्था है ना। उसने मुद्रा में जो सुधार किया था, उसने महत्वपूर्ण जो सड़कें बनाई थी जिसको हम बाईपास रोड्स कहते हैं, 4 प्रमुख बाईपास रोड जो उसने शेरशाह सूरी ने बनाया था, उस सारी बातों का उसके और भी जो प्रशासनिक सुधार है शेरशाह सूरी के, वो सारी जो इस सारी सूचना सारी व्यवस्थाओं की जानकारी हमें यह तारीख शेरशाही से मिलती है। इसके बाद हम अगला ग्रंथ बताते हैं अकबरनामा। हम एक बार और बता देंगे कि हम जो तारीख शेरशाही जो है वो फारसी भाषा का ग्रंथ है। अब अकबरनामा भी फारसी में ही लिखा गया है और इसको जो लिखा है अकबरनामा का जो लेखक है वो शेख अबुल फजल है, जो अकबर का मित्र था, परम मित्र था और दरबारी नवरत्नों में भी शामिल था। उसके पिता का नाम जो है शेख मुबारक नागौरी था और बड़ा भाई अबुल फैज़ भी जो है वो भी इसके अकबर के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान रह चुके थे। तो इसलिए जो है अकबर केसर ने इसके छोटे बेटे अबुल फजल को भी अपने दरबार में पशरई दिया और अपने गुणों से उसने अकबर को इतना प्रभावित किया कि उसका विश्वास पात्र और घनिष्ठ मित्र बन गया। 1585 ईस्वी में अबुल फजल को 1,000 की मनसबदारी प्रदान की थी और बाद में ये बढ़कर के 3,000 का मनसब बन गया था। मनसब एक सेना का प्रमुख पद होता है ना बच्चों। आप इसको पढ़ेंगे आगे तो सब समझ में आ जाएगा कि मनसबदारी क्या चीज़ होती है। अब जो है अकबर की जो विशेष कृपा अबुल फजल पे थी, तो दरबारी लोग बहुत ही जलते थे और अमीर और जो उमराव थे और लोग थे वो ये सोचते थे कि अब इसको साले को थे दक्षिण में फेंक देते हैं ताकि अबुल फजल अकबर का ध्यान इसके ऊपर पड़े ही नहीं और जाए नहीं और ये जो है दूर रहे तो ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। उसको दक्षिण में मतलब अबुल फजल को शाह मिर्ज़ा के साथ 1598 ईस्वी में दक्षिण में मुगल सेनाओं का संचालन करने का कार्यभार सौंपकर दक्षिण भेजा गया। तो दक्षिण में भी अबुल फजल ने इतनी कुशलता से युद्धों का संचालन किया कि अकबर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और उस समय उसकी मनसबदारी की संख्या जो 3 थी अब 4,000 कर दी गई। जब 1602 ईस्वी में शहजादा सलीम ने दूसरी बार विद्रोह किया तो ऐसी स्थिति में अकबर के सलाह के लिए अबुल फजल को, जिसे वो अपना सर्वाधिक विश्वास पात्र समझता था,
आगरा लौटने का आदेश दिया। जब अबुल फजल बुंदेलखंड की सीमा से होकर आगरा लौट ही रहा था, तब सलीम के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला, जो बुंदेलखंड का राजा था, इसने 12 अगस्त 1602 में इसका नरवर नामक जो स्थान है वहाँ पर आत्री करके जो जगह है वहाँ पर इसकी हत्या करवा दी गई थी। और वो आत्री इसलिए पड़ा था कि उसके पेट में ऐसा एक हथियार भोंका था अबुल फजल के कि उसके पेटों से आंतें बाहर निकल गई थी और वो मर गया था, इसलिए उस जगह का नाम आत्री पड़ा है। ये ग्वालियर के पास ही पड़ता है ये, ठीक है। हाँ, जब अबुल फजल की मृत्यु का समाचार अकबर ने सुना तो वो बहुत ही सदमे में आ